इन्होंने आपकी तरह ही नर्चर में और एंथ्यूज में एलन में पढ़ाई की थी, 11th और 12th यहीं पर किया। तो 12th के साथ ही इन्होंने 705 स्कोर किया इस बार। तो एक तो क्वेश्चन सबसे पहला यही आता है हमारे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो 3 सब्जेक्ट हैं जो नेट में आएंगे, उसकी तैयारी इन्होंने किस तरह से करी। तैयारी आप भी कर रहे हैं, इनका तैयारी करने का क्या तरीका था जिससे कि इनका इतना अच्छा स्कोर आया। तो हेलो, गुड इवनिंग। आप लोगों का अगले साल नीट है, उसमें 1 साल यानी 12 महीने से थोड़ा कम समय बचा है। आपका एग्ज़ाम मई में हो जाना चाहिए, हमारा थोड़ा डिले हो गया क्योंकि कोविड का थर्ड वेव वगैरह कोविड का पेंडिंग फेज है। तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको करनी है यार। और हर साल बच्चे करते हैं, कोई नई बात तो है नहीं, पर उसमें आपको अलग क्या करना चाहिए जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा इम्प्रूव हो, वो मैं तरीके आपको बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज। तो फिजिक्स में पहले तो जो आपको क्लास में पढ़ाया गया वो आपका बेसिक है। बेसिक मतलब उससे पहले आपने कुछ भी आनंद फानंद सीख रखा होगा, तो वो दैट इज इमटेरियल फ्रॉम दैट पॉइंट जब आपने क्लास में उसको टॉपिक को पढ़ लिया कम्प्लीटली। तो क्लास में पढ़ लिया का मतलब आपको क्लास की हर चीज़ समझ में आनी चाहिए फिजिक्स में। कोई भी डाउट हो तो वो डाउट आपको क्लियर करना है। और किसी भी फैक्ट को या किसी भी स्टेटमेंट को, फिजिक्स के किसी भी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि ये ऐसे ही होता है, इसको मतलब मगअप कर लेते हैं, इसको ज़बरदस्ती ठूस लेते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त कम होता है ऐसा करने से। तो कोई भी डाउट हो आपको क्लियर करना है, और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मतलब क्वेश्चंस कहाँ से, मॉड्यूल के बिगनर्स बॉक्स के, एक्सरसाइज 1 2 3 के, रेस के, और लास्ट में आपको एक बुक मिलेगी क्रॉप कंप्लीट रिवीजन ऑफ फिजिक्स, उसके क्वेश्चंस करने हैं। जब इतना मटेरियल आप 3 4 बार कर लें, बार 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 मतलब उसी क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, वापस अलग से सॉल्व करना है, तो दैट मेक्स अ सॉल्विंग अ क्वेश्चन। तो इस मटेरियल को करने के बाद फिजिक्स गुटका नाम की बुक मिलती है, उसमें लास्ट 20 ईयर्स के, लगभग 15 20 ईयर्स के जेई मेन के मेडिकल एंट्रेंस के रिलेवेंट क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन आपको करने हैं, उनको भी 3 4 बार करना है। उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम नीट के थोड़े ऊपर लेवल के भी क्वेश्चन अगर बाई चांस कभी एग्जाम में आए, जिसकी संभावना थोड़ी कम रहती है, अगर आ गए तो भी हमारे पास एज है, हमारा फायदा उसमें होगा। और फिजिक्स में आप आजकल एनटीए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछने की दिशा में बढ़ रहा है, जो कि रीनीट से अगर आपने पेपर देखा हो तो उसमें आपको दिखाई पड़ा होगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछने के लिए उनके पास एक ही सोर्स है, मेजरली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको फिजिक्स की बायो की तरह बार बार पढ़नी नहीं है, उसको 1 2 बार पढ़ना है। 1 2 बार पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है बनाने को। तो आप उस पर्टिकुलर स्पेस में जहाँ आपको लगे कि क्वेश्चन बन सकता है, उसके सामने एक क्यू करके, क्यू वन मीन्स क्वेश्चन करके मार्किंग बना लेना। और ताकि जब आप फाइनली एनसीईआरटी रिवाइज करो तो आपको उसमें हेल्प मिल जाए। केमिस्ट्री में अगेन क्लास नोट्स पढ़ने हैं। क्लास नोट्स के अलावा मॉड्यूल की थ्योरी केमिस्ट्री में ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 2 3 रेस करना है। बायो में रेस नहीं करनी, वो मैं बाद में बताऊंगा। केमिस्ट्री में लास्ट में बुक मिलेगी केमिस्ट्री एट अ ग्लैंस। तो केमिस्ट्री एट अ ग्लैंस में भी हर टॉपिक वाइज, हर चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं। वो क्वेश्चन भी अच्छे हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो जो मार्केट में बुक्स चलती हैं, वो पूरी बुक करने का फायदा नहीं, लेकिन उन बुक्स से ही वो क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, जो कि एक तो केमिस्ट्री क्लास का या किसी भी अपनी कोचिंग का ही मटेरियल करने का फायदा है, उसमें आंसर की में कभी दिक्कत नहीं होती। आप मार्केट से कोई भी उजुल बुक सुन के खरीद लोगे तो उसमें आंसर की के करेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं, और पता चला आपका भी गलत आंसर आया, आंसर की में भी गलत आंसर था, तो दो अंधे एक दूसरे को रास्ता दिखा रहे हैं कि हाँ हम सही जा रहे हैं। तो वो सीन नहीं होना चाहिए, इसलिए मार्केट की बुक्स में जनरली प्रेफर नहीं करने को बोलूंगा आपको, क्योंकि आपका मेडिकल इज ऑल अबाउट रिपीटेशन ऑफ दो सेम थिंग्स। अगर आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करते हो, तो नीट में कोई बहुत ही नया क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। ऑप्शंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, क्वेश्चंस मोर और लेस वही रहते हैं। फिर केमिस्ट्री की रेस मॉड्यूल एक्सरसाइज हो गई, केमिस्ट्री प्लान्स बता दिया। उसके अलावा जो आपके टेस्ट होते हैं उसके सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। और टेस्ट में एक बात अलग जो आप लोग नहीं करते हो, आपने जब टेस्ट दिया, आपने कोई भी सब्जेक्ट सॉल्व किया, लेट से फिजिक्स सॉल्व किया, तो आपका उस टेस्ट का रफ वर्क होता है। अब उस रफ वर्क में आपने उस टेस्ट के सारे क्वेश्चंस में आपने एग्जाम के टाइम में क्या सोचा, क्या सोच के सॉल्व किया, वो सब आपने उस रफ वर्क में कर रखा होता है। तो एक तो तरीका है कि क्वेश्चन गलत होने में आप जो क्लास काउंटर पे एग्जाम के तुरंत बाद सोल्यूशन मिलते हैं, सोल्यूशन को देख लो और फिर ये एक तरह से याद कर लो कि क्वेश्चन ऐसे करना होता है, उससे फायदा नहीं मिलने वाला। जो मैं तरीका बता रहा हूँ
आपको अपना रफ वर्क देखना है और आपने एग्जाम में क्या गलत सोचा, rather than seeing what is correct for that particular question, we need to see what wrong you did. तो सोल्यूशन तो पहले से ही था, आपने वो क्वेश्चन हो सकता है कि पहले भी देखा हो, लेकिन एग्जाम में फिर वो गलत हो रहा है। तो आपने एग्जाम के मेंटेलिटी को समझना एग्जाम का मेन एम होता है। नहीं तो क्वेश्चंस तो आप घर पे बैठ के भी कर लो। एक्चुअली हम एग्जाम को एक अननेचुरल और आर्टिफिशियल फिनोमेना मानते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल लाइफ से अलग लेवल की थिंकिंग होगी, इस माइंडसेट को लेके चलते हैं। तो वो अलग थिंकिंग को कैसे मॉडल किया जाए, इस उस कैसे सही से मॉडल किया जाए कि फाइनली एग्जाम में कोई गलती ना हो, यही स्टिमुलेट करने के लिए एग्जाम एनवायरनमेंट में कराए जाते हैं। उसका फायदा भी आप तभी उठा सकते हैं जब आप एग्जाम के दौरान अपने माइंडसेट को एक बार उसका एनालिसिस करेंगे, आपने क्या सोचा था, और उसका रफर के से अच्छा मिरर कोई हो नहीं सकता। तो रफर का एनालिसिस करना है। और बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ये कोई ना पूछे कितनी बार पढ़नी है, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए जितनी बार पढ़ो उतनी बार कम है बायो की एनसीईआरटी तो। और जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन एनसीईआरटी में दिखा कि एनसीईआरटी एक जगह कुछ लिख रही है, दूसरी जगह कुछ और लिख रही है, तो उसको आप अलग से मेंशन करो। कोई चीज़ आपको लगा कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसका के क्यू का मार्क लगा लो। तब क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन हर बार फ्रेश रीडिंग में दिखी जाए। तो हर रीडिंग का बेनिफिट आपको नेक्स्ट रीडिंग में तभी मिल पाएगा अगर आप पहली रीडिंग के की टेक अवे पॉइंट्स को जो एनसीईआरटी में ऊपर में बायो के एनसीईआरटी में ऊपर में राइट साइड में या नीचे स्पेस होती है उसमें उसको मेंशन कर लें कि ये चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर ये स्टेटमेंट आए तो उसको करेक्ट मानना है इनकरेक्ट मानना है, या कोई सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या करना है। तो वो दैट कंस्टिट्यूट्स एनसीईआरटी एनालिसिस व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन बायोलॉजी। आपने अगर इस साल का पेपर देखा होगा तो पूरा एनसीईआरटी से था, लेकिन फिर भी इस बार 360 बहुत कम बच्चों के आने वाले हैं बायो में, क्योंकि एनसीईआरटी होने के बावजूद भी उन्होंने मतलब स्टेटमेंट दिए थे इस बार कि ये स्टेटमेंट है। वो ये नहीं पूछ रहे कि उन्होंने स्टेटमेंट आधा आधा छोड़ दिया फिर 4 ऑप्शन दे दिया आपको कंप्लीट करना है। पूरा स्टेटमेंट बोलेंगे, लिखेंगे और आपसे बोलेंगे बताओ सही या गलत। तो दैट इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा सोच गए कि नहीं ये स्टेटमेंट तो ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे नहीं होना चाहिए, तो गलत हो सकता है। तो केवल एनसीईआरटी पढ़ने से आप वैसे क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। आपको एनसीईआरटी की हर लाइन का मीनिंग पता होना चाहिए, उसका कहीं किसी और चैप्टर से लिंक हो रहा हो तो पता होना चाहिए। और तो और कोई चीज़ एनसीईआरटी में गलत है और उसका कोई प्रीवियस क्वेश्चन आया हो जो कि उसको सही करके बता रहा हो, तो वो चीज़ भी पता होनी चाहिए। केवल एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं, उसका पूरा मतलब निचोड़ निकालना पड़ेगा आपको। और स्मार्टफोन रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप के अलावा कोई और काम स्मार्टफोन पे नहीं होना चाहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम किसी काम के नहीं होते, आपकी 11th 12th के लिए, उसके बाद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ना करो तो अच्छा। पर अच्छा, व्हाट्सएप का काम केवल 3 काम व्हाट्सएप पे: घर में बात करना, टीचर से डाउट पूछना, और तीसरा इनोवेटिव काम जो मैं बताने जा रहा हूँ। कोई आप तो होता है ना कि अगर ये टॉपिक काश में एग्जाम के पहले देख जाऊं तो मैं ना भूलूं, ऐसे सभी भूलने वाली चीज़ों को आप एक जगह कंपाइल करना चाहेंगे। तो कंपाइल करने के लिए आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप बनाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, किसी को भी ऐड कीजिए, ग्रुप बनाने के बाद उसको बाहर कर दीजिए। तो ग्रुप के अकेले मेंबर आपको जो भी चीज़ें लगती हैं कि ये मैं बार बार भूल जाता हूँ, उसकी फोटो क्लिक कीजिए, ग्रुप में डालिए। आपका ग्रुप, आप अकेले मेंबर जो मर्जी कंटेंट उसमें डालते रहो, या कोई चीज़ आपको लगे कि ये भूल जाता हूँ, इसमें मिस्टेक हो जाती है, या ये मैं एग्जाम के पहले देख के चला जाऊँ तो मेरा स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। लोग क्या करते हैं, इसमें शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, अलग से एक जगह एक रजिस्टर बनाते हैं। तो वो डंकी वर्क है उसमें, मतलब अगर कोई चीज ऑलरेडी लिखी पड़ी है उसको देख के वापस लिखना, वो तो एकदम क्लर्क वाला काम हो गया ना। आजकल तो आपके पास पूरा टेक्नोलॉजी है, तो आप फोटो खींचो उसमें डालो। मान लो कॉकरोच है, कॉकरोच में बहुत सारी चीजें भूलने लायक होती हैं, तो जो भी चीज़ आपको लगता है कि आप बार बार भूल रहे हो उसकी फोटो क्लिक करो, उसमें डालो। प्लांट एनाटमी है, उसमें कोई चीज़ आपको लगती है कि मैं भूल जाऊंगा, गारंटी से भूल जाऊंगा, उसकी फोटो क्लिक करो ग्रुप में डालो। अब फोटो क्लिक करने के बाद क्या करना है, एग्जाम के पहले उन सभी फोटोज को अपनी आंखों के सामने से आपको निकालना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में फिर ना भूल पाओ। या फिर हर रात उन फोटोज को रिवाइज करो जो भी आपने भूलने वाले टॉपिक्स की अलग से लिस्ट बनाई है। मतलब सिली मिस्टेक्स के साथ भी आप ये चीज़ कर सकते हो। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में वो लिखते हैं कि एंगल फ्रॉम वर्टिकल इज दिस, आप उसे हॉरिजॉन्टल पढ़ लेते हो, या पढ़ते से हो गलत समझते हो, तो वो भी सिली मिस्टेक है। तो एवरी टाइप ऑफ सिली मिस्टेक यू नीड टू नोट डाउन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। और नोट डाउन करना पुरानी बात हो गई, अब व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, सिली मिस्टेक डिस्ट्रक्शन में सिली मिस्टेक एनालिसिस नाम से उसमें सारी सिली मिस्टेक डालिए, और एग्जाम से पहले आप
पाएंगे कि आपकी जितनी भी सिली मिस्टेक्स हो सकती थी आपने कलेक्ट कर रखी हैं, और उन्हें आप देख के जाएंगे और एग्जाम में वो गलतियां वापस नहीं करेंगे, तो इससे भी आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। और क्वेश्चन आपको खूब सारे करने हैं। बायोलॉजी में भी, बायोलॉजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें भी आपका स्कोर इम्प्रूव तभी होगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे। कई बार लोग पूछते हैं कि मार्क्स तो आ जाते हैं लेकिन फिर वो स्टैग्नेंट हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है, क्योंकि कोई कहते हैं 600 से ऊपर नहीं जा रहे, कोई कहते हैं 650 से ऊपर नहीं जा रहे, कुछ कहते हैं 550 से ऊपर नहीं जा रहे। तो मार्क्स आने के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना पड़ेगा। क्वेश्चंस भी कोई भी उलझुल सोर्स से नहीं होने चाहिए, आपको सेम क्वेश्चंस बार बार करने हैं। और YouTube वगैरह पे फालतू वीडियोस नहीं देखनी कि हाउ टू क्रैक नीट इन 7 days, या आपको कोई टॉपिक रिवाइज करना होता है, आप उस टॉपिक के आजकल बहुत सारे वीडियोस होते हैं, वो सब नहीं। आप क्लास में जब पढ़ा दिया तो 1 शॉट 2 शॉट की जरूरत क्या है? क्लास में पढ़ा दिया, आपने नोट्स बना लिए, तो रिवीजन के लिए आप अपने नोट्स को पढ़िए, क्योंकि नोट्स पढ़ने का फायदा होता है, नोट्स पढ़ने का फायदा ये होता है जो टॉपिक क्लास में 10 से 12 लेक्चर में कवर हुआ, नोट्स पढ़ने से आप उसी 10 से 12 लेक्चर में जो आपका क्लास में पढ़ाया गया था उसका एक विजुअल मेकअप आपके आंखों के सामने निकल सकता है, अगर आपने नोट्स ढंग से बनाए हैं तो। और वो भी 1 से 1.5 घंटे में 10 से 12 क्लासेस का आप रिवाइज कर सकते हो नोट्स से। अगर आप किसी दूसरे टीचर का यूट्यूब पे देखोगे, हो सकता है वो वही चीज़ बताएं, लेकिन फिर आपने पहले जो क्लास की उसका फायदा क्या हुआ? अगर आपको वापस यूट्यूब पे कोई चैप्टर रिवाइज करने के लिए ऐसा काम करना पड़ेगा, तो मैं तो कहता हूँ रिविजन शुड बी ओनली थ्रू क्वेश्चंस एंड रिवीजन ऑफ नोट्स, नॉट थ्रू कि सॉलिड स्टेट पढ़ना है तो सॉलिड स्टेट का कोई भी यूट्यूब पे लेक्चर आता है, वो लेक्चर का एंटरटेनमेंट ज़्यादा लगता है मुझे तो यूट्यूब वाले लेक्चर। जैसे मैंने कभी भी अपने 11th 12th में यूट्यूब के कोई फालतू टीचर को कभी रिलाई नहीं किया, कि क्योंकि यूट्यूब में फालतू चीज़ें ही होती हैं। अगर यूट्यूब वाले कोई भी सर जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब कोचिंग में जॉब नहीं मिली होगी तभी यूट्यूब में पढ़ा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना था, गलत भी हो सकता है, पर कोचिंग में आपको पढ़ा रहे हैं तो उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है रिविजन। इन्होंने बताया कि स्मार्टफोन का इन्होंने स्मार्टली यूज किया, क्योंकि पहले तो हम बच्चों को मना करते थे कि स्मार्टफोन रखना जरूरी नहीं है, जरूरत ही नहीं है, लेकिन कोविड पीरियड के टाइम के बाद थोड़ा चेंज हो गया है जमाना भी, और पढ़ने का तरीका भी चेंज हो गया है। आपको अब कहा भी जा रहा है कि स्मार्टफोन होना चाहिए आपके पास, या लैपटॉप होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ पार्ट ऑनलाइन भी होता है, जो बर्न टेस्ट ऑनलाइन होता है। एलन प्लस पे जो अकाउंट है उसमें भी कुछ वीडियोस वगैरह जो हैं इंफॉर्मेशन वो ऑनलाइन मिल जाती है। तो अभी आपको जैसे इन्होंने कहा सोशल मीडिया से तो दूरी बनाए रखना है, क्योंकि एक बार अगर आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पे अकाउंट बना लिया और मान लो रील स्टार्ट कर दी, तो आप 5 मिनट देखने का सोचते हो तो कब आधा घंटा या 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता है। और बहुत ज्ञान पड़ा हुआ है इंटरनेट पर, जैसे अभी कहा था ना हाउ टू क्रैक नेट इन 7 days, तो यहाँ 2 साल एलन पे क्या जरूरत है? तो यहाँ पर जो आपको गाइडेंस मिल रही है एलन पे, जो या तो सिस्टम पर पूरा फेथ करें आप, जैसे इन्होंने सिस्टम पर पूरा फेथ किया तो इतना अच्छा स्कोर किया। अगर ये कंफ्यूज रहते कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, यहाँ से पढ़े वहां से पढ़े, तो हो सकता है इनका इतना अच्छा स्कोर नहीं आता है। और इन्होंने जो क्वेश्चन भी गलत किए हैं नेट में, जो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं इनके, तो 3 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे जो गलत हुए हैं? सर वो मैंने कहा ना, एग्जाम में कोई एग्जाम में आपका माइंडसेट अलग रहता है। अगर जो 3 क्वेश्चंस मैं एग्जाम में गलत करके आया, अगर मैं वो एग्जाम के बाहर करता तो उसमें से 2 और सही हो जाते, मतलब हर कीमत पे सही होते वो। तो आपकी कॉमन प्रॉब्लम होगी बहुत सारे बच्चों की कि माइनर टेस्ट में भी, टेस्ट के अंदर तो गलत हो जाते हैं लेकिन घर पर आकर सही हो जाता है। तो एक कॉमन प्रॉब्लम है सबके साथ होता है, तो इनके साथ ही मेन एग्जाम में भी हुआ कि 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैक्सिमम बच्चों के सही है, तो हम रियल में सिली मिस्टेक बोलेंगे, मैक्सिमम बच्चे सही करके आए। इन्होंने या तो ओवर थिंकिंग कर ली या उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, तो गलत हो गया। तो इसलिए सिली मिस्टेक को दूर करना ही है। तो सिली मिस्टेक के लिए आपने कुछ और जैसा भी अच्छा इन्होंने बता ही दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था उसमें वो सिली मिस्टेक के को पोस्ट करते रहते थे, क्लास में उसको देख लिया। अब एक क्वेश्चन और आता है दिमाग में कि आपको बोर्ड का पेपर भी देना है, और बोर्ड का थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है, तो इससे घर वालों का भी प्रेशर रहता है कि बोर्ड में तो कम से कम अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए। तो बोर्ड के लिए इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, बोर्ड में क्या आपने तैयारी करी, क्या कुछ अलग हटकर कुछ पढ़ा, जरा बताएं। बोर्ड एग्जाम में पहले तो बोर्ड एग्जाम्स के बहुत सीरियस इशू नहीं है वो, मतलब बोर्ड एग्जाम इतना लायक ही नहीं है वो आपके स्ट्रेस को डिमांड करे। अगर आप ये 2 साल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्लास में रिलीजियसली पढ़ रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम्स का
तो फिर पीसीबी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन बोर्ड एग्जाम के 15 दिन पहले आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर आप और मतलब 15 दिन में भी क्या करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको इंग्लिश की एक बुकलेट मिलेगी, वो पढ़नी है। बोर्ड की क्लासेस होंगी। हम लोगों के टाइम बोर्ड की क्लास ऑनलाइन थी, तो उसको 1.5x या 2x तक के जल्दी से निपटाना अच्छा रहता था। आपके में ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन कर लेना। और बोर्ड के बाद बोर्ड के पहले जो एलन का मटेरियल है, केवल उतने से ही बोर्ड में काम चल जाता है। लेटर वगैरह आपने 10th तक सीख ही रखा होगा, और चैप्टर की समरी वो उस बुकलेट में होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बोर्ड में जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन भी सैंपल में वहाँ लिखे ही होते हैं। और बोर्ड के जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके एकदम सिलेक्टेड हॉट टॉपिक्स होते हैं, वहीं से क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप कोई भी 10 सैम्पल पेपर्स निकालेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम देके पाएंगे कि आपके उस पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं 10 सैम्पल पेपर्स में से घूम फिर के रिपीटेशन होके आते हैं। बोर्ड एग्जाम कभी भी आपको नया कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस के लिए एनकरेज नहीं करेंगे। वो वही रिपीटेड घिसे पिटे क्वेश्चंस बार बार पूछते रहते हैं, उनका यही पैटर्न है। और फिजिकल एजुकेशन में भी आपको वही मोटी सी दूसरे ऑथर की बुक लेने की जरूरत नहीं है। एक ऑलिव ग्रीन कलर की बुक आपको मिलेगी, उसमें बहुत कंसाइजली काम काम की चीजें दे रखी हैं, उसको पढ़ जाइए। और बोर्ड के जो मेजर होंगे उनके क्वेश्चंस को देख जाइए, उनके सोल्यूशन नहीं मिलते हैं एलन में ही, उनके सोल्यूशंस को देख जाइए। बोर्ड का काम निकल जाने वाला है। और इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन और पीसीबी के लिए आपको बताया, अगर आपने 2 साल रिलीजियसली पढ़ा है तो बोर्ड में दिक्कत नहीं होगी। कि आप कहना चाहेंगे ये लास्ट ईयर जिस जगह बैठे हुए थे इनकी क्लास में भी हम टॉपर्स बच्चों को लेकर गए थे, उससे भी एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलता है कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। कि आपकी तरह ये भी क्लास में बैठकर पढ़ते थे, बस ये कि इन्होंने सिस्टमेटिक गाइडेंस को फॉलो किया और जो कहा उसकी तरह और रूटीन को मेंटेन रखा। कैसा था कि किसी भी बहुत ज्यादा पढ़ लेते थे, क्या किसी बहुत कम पढ़ते थे, या एक सिस्टमेटिक चलता रहता था। शेड्यूल आपका हर दिन का कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब किसी भी टेस्ट के जनरली बच्चे क्या कहते हैं, टेस्ट के पहले एकदम उनका पूरा बढ़िया सा फ्लो बन जाता है पढ़ने का, लेकिन वो फ्लो आप हर बार हर दिन कैरी नहीं कर पाते हो, तो वो गलत है। आपका डेली शेड्यूल कांस्टेंट होना चाहिए। और रात में ज़्यादा जगने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा होता होगा। स्लीपिंग आवर्स आपके एटलीस्ट 7 से 8 आवर्स के बीच में आपकी स्लीपिंग आवर्स होने चाहिए। स्लीपिंग सोने को 3 से 4 घंटे तक बिल्कुल भी कन्फाइन मत कीजिए। कुछ लोग यूट्यूब पे ये भी गाइडेंस देते हैं कि नींद कम करो तभी बहुत अच्छा होगा, सब एकदम बकवास है। मैंने कभी भी नींद के साथ रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और आपको भी सजेस्ट करूंगा कि नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए, रात के 12 बजे सोना और सुबह 7 ओ क्लॉक 7:10 7:20 बजे आपको उठ जाना चाहिए। और हाँ, 2 से 5 आप एग्जाम का टाइम होता है, उसमें आपको अपने डेली शेड्यूल में एकेडमिक काम करना है कोई, क्योंकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही सेट होगी। अगर आप डेली का शाम को अब आपकी तो क्लास होती है तो और फायदा है, लेकिन जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप अगर अपना रूटीन ऐसा बना लेंगे कि आपको हर शाम 4 से 5 सोने की मतलब सोने का टाइम 4 से 5 बना लिया, तो फिर फाइनल एग्जाम में दिक्कत होगी। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपको कहेगी आपको एग्जाम में भी सोना पड़ेगा। एग्जाम में नींद तो नहीं आएगी, पर उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। इसीलिए आपको अपने 2 से 5 वाले 3 घंटे में हमेशा कोई ना कोई अकेडमिक काम ही करना है, उसमें आराम नहीं करना है वो, और वो भी कंटिन्यूस से 2 से 5 3 घंटे बैठ के। क्योंकि पढ़ने और पढ़ने बैठने में बहुत अंतर होता है। पढ़ने बैठने में तो आपने क्या किया, बैठ गए और बुक खोल ली, और आप मन में कुछ भी और सोचे जा रहे हो कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ये करूंगा, अगर मैं मेरी रैंक 1 आ गई तो मैं इंटरव्यू में ये बोलूंगा वो बोलूंगा। तो उस सब से वो पढ़ाई का पार्ट ही नहीं है, वो तो आप पढ़ने का नाटक कर रहे हो अगर आप ऐसा करते हो तो। और रोज आपको इक्वली पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि टेस्ट के दिन बहुत ज्यादा और टेस्ट के बाद बहुत कम। एवरी डे शुड बी इक्वल विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्टडीज। अमाउंट ऑफ आवर्स से कुछ नहीं होगा कि आपने 10 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े तो 10 घंटे तो आप बैठे हो, उसका इफेक्टिव आउटपुट निकालना आपकी जिम्मेदारी है कि आप कंसंट्रेशन से पढ़ो ना कि पढ़ने बैठो।